नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आर्यन टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई और कई की खिड़कियां भी टूट गई। विस्फोट करीब 6:52 पर हुआ था। एक i20 कार जो धीमी गति से चल रही थी, उसमें जोरदार विस्फोट हुआ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इनमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें जैसे जैसे साफ हो रही हैं, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि एक आम हादसा नहीं बल्कि एक आत्मघाती हमला था। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचे। इस हमले के तार सीधे सीधे पुलवामा से जुड़े हुए पाए गए हैं। एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि ब्लास्ट करने का टारगेट कहीं और था या कुछ और था। इतना ही नहीं, क्या ब्लास्ट आरोपियों ने जल्दबाजी में किया? यह भी एक बड़ा सवाल है। जो केमिकल का इस्तेमाल हुआ, जो वो जब्त हुए, क्या वो कहीं और से आए थे? वो किस जगह से आए थे? क्या वो उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं? सब पर जांच जारी है। एनआईए की जांच जारी है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought. टीवी देख रही हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला में, जहां पर आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 6:52 पर एक धीमी चलती हुई i20 कार में जोरदार धमाका होता है और एक ही झटके में 8 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इस वक्त ये आंकड़ा करीबन 10 तक पहुंच चुका है, यानी 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, ये वही जगह है जहां पर शाम के समय में कई लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं, अपना अच्छा वक्त व्यतीत करने के लिए आते हैं। आपने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को लाल किला से भाषण देते हुए भी सुना होगा और आज एक जोरदार धमाका और कई परिवार की खुशियां जो हैं वो मिट्टी पलीद हो गई। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच चुके हैं। वो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, वो घटना का भी जायजा ले रहे हैं, वो देख रहे हैं किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो भी प्रधानमंत्री को सुना आपने। इसके बाद आपको बताते हैं कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों का जो आंकड़ा है कि आतंकवादी हमले दिल्ली के अंदर कितने हुए हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 2006 14 अप्रैल को पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के परिसर में 2 ब्लास्ट हुए, जिनमें 14 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद 2005 में 29 अक्टूबर को सरोजनी नगर मार्केट, गोविंदपुरी बस अड्डा और पहाड़गंज ब्लास्ट में 60 की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। 22 मई 2005 को दिल्ली के सत्यम और लिबर्टी हॉल में हुए धमाके में 2 की मौत और 60 से ज्यादा घायल हुए थे। इसके बाद साल 2000 में 18 जून को लाल किला के पास करीब हुए विस्फोट में 8 साल की बच्ची समेत 2 की मौत और कई जख्मी हुए थे। वहीं 26 जुलाई 1998 कश्मीरी गेट ISPT में खड़ी बस में हुए ब्लास्ट में 2 की मौत और 3 घायल हुए थे।
30 दिसंबर साल 1997 पंजाबी बाग के करीब एक बस में हुए ब्लास्ट में 4 सवारियों की मौत हो गई थी, 30 जख्मी हुए थे। 30 नवंबर 1997 लाल किला इलाके में दोहरे विस्फोट में 3 की मौत हुई, जबकि 70 से ज्यादा घायल हुए थे। वहीं 26 अक्टूबर 1997 करोल बाग एरिया में 2 ब्लास्ट हुए, जिनमें एक की जान गई जबकि 34 घायल हो गए थे। वहीं 18 अक्टूबर 1997 रानी बाग मार्केट में 2 बम विस्फोट हुए, एक शख्स की जान गई और 23 घायल हुए थे। 10 अक्टूबर 1997 शांतिवन कौड़िया पुल के किंग्स वे कैंप में 3 ब्लास्ट हुए, एक की मौत और 16 जख्मी हुए। 1 अक्टूबर 1997 सदर बाजार की भीड़ भाड़ वाले एरिया में 2 विस्फोट हुए, जिसकी चपेट में आकर 30 घायल हुए। 9 जनवरी 1997 आईटीओ स्थित ओल्ड दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने विस्फोट हुआ, जिसमें 50 लोग जख्मी हो गए थे। 21 मई 1996 लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में तेज विस्फोट की चपेट में आकर 16 लोगों की मौत और 39 लोग घायल हुए थे। तो ये थे कुछ आंकड़े जिनसे साफ होता है कि भाई दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था काफी सालों से थोड़ी चरमरा रही है। कल का भी हमने मामला देखा किस तरीके से अमित शाह भी मौके पर पहुंचे, वहां पर मुआयना किया, एनएसजी कमांडो भी मौके पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में एक सवाल जो सबके जहन में आता है कि क्या कल के धमाके के बाद दिल्ली अब सुरक्षित हो गई है? इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एक मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं एक और मेहमान हमारे साथ पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपसे यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस हमले के तार जो हैं, डीके गुप्ता पर आएंगे। पहले डीके गुप्ता, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे, बहुत जरूरी सवाल यह है कि क्या कल का जो मामला सामने आया है इसके बाद यह बात कही जा सकती है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है? जी जी, देखिए, किसी भी शहर की सुरक्षा व्यवस्था एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मतलब उसमें ये नहीं कह सकते कि अगर एक घटना हो गई तो वहां की व्यवस्था चरमरा गई है, या नहीं होती है तो वहां की व्यवस्था पुख्ता हो गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो भी दुनिया के खासकर कैपिटल सिटीज होते हैं, वहां पे जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कहीं न कहीं एक सेंट्रल स्पीकर से देखी जाती है, ताकि वहां पे बहुत सारे डिग्निटरीज आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिल्ली में नहीं, आप भारत के किसी भी जगह पे जाएंगे या काफी बड़े हिस्से में, मैंने अपने स्टूडियो में जाए, अगर आप जाते हैं तो अब लाल किला में देख लीजिए कि लाल किला में आपका आई कार्ड या आपकी स्क्रीनिंग तब होगी जब आप उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लाल किला के अंदर जो कि इतना सेंसिटिव जगह है वो तभी होगा जब वहां पे प्रवेश कर जाएंगे, तब आपसे आई कार्ड मांगा जाएगा, आपको स्क्रीनिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके 50-100 मीटर पहले ही हम करें ताकि वो हमारा इंस्टॉलेशन बचा रहे, मेरी बिल्डिंग बची रहे। तो यहाँ पे अगर किसी सरकारी ऑफिस में भी जाएंगे तो वहां पे रिसेप्शन पे जाएंगे तो आप वो आई कार्ड मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, एक रजिस्टर आपको दे देते हैं, बोलते हैं कि अपना नाम लिख दीजिए और अंदर जाइए। अब सोचिए कि कितना इजी होता है एक आतंकवादी के लिए, एक ऐसे लोगों के लिए जो कि वहां पे हैवोक मचाना चाहते हैं, कि वो अगर एक हफ्ते की अगर तैयारी करेंगे तो वहां पे एंट्री करने के लिए उनके सारे टूल्स तैयार रहेंगे। वो आई कार्ड भी बनवा सकते हैं, क्योंकि तो उनको गहराई से कोई पूछता नहीं है। तो अब जैसे कि मेट्रो स्टेशन हम जाते हैं तो मेट्रो स्टेशन में हमारी पहली चेकिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे वेंडिंग मशीन या जहाँ पे ये सब लोग खड़े रहते हैं, लेकिन हम तब तक 100 मीटर मेट्रो स्टेशन में घुस चुके होते हैं। बिल्कुल सोचने की बात है, ये वेरी लॉजिक चीजें हैं कि एक लॉजिकल है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि हम ऐसा कैसा जॉब कमांड बनाए अपनी व्यवस्था को कि आदमी को हमारे प्रश्न से पहले ही उसको चेक कर लिया। तो मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि जो है अच्छी हो गई है या पहले खराब थी, बस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने का दारोमदार इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जाता है, उन्हें सेकेंड लाइन ऑफ द एक्शन होती है जब इंटेलिजेंस से इनपुट पुख्ता मिलते हैं। अगर जनरल इनपुट मिल जाएंगे कि कुछ आतंकवादी घटनाएं होने वाली हैं,
उस पर विभाग में भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उसको रूटीन के रूप में एक उसके नीचे का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है पुलिस में कहीं पर, वो भी अपना एक जारी कर देता है स्टेटमेंट कि भाई सब लोग सतर्क रहें क्योंकि ऐसा सूचना मिली है। लेकिन अगर पुख्ता जानकारी अगर मिलती है, जैसे मीफाई करती है या मोहताज करती है, तो वहां पे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। और पठानकोट के बाद जो पहलगाम की घटना हुई, तो सबसे बड़ी घटना जो ये हुई है, इनमें कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन रहा इंटेलिजेंस नेटवर्क का। आप देखिए पहलगाम घटना में जो लोकल मॉड्यूल पकड़े गए थे, वो 2 महीने तक पकड़े गए और अंत में इनकाउंटर भी हुआ। उसके बावजूद जब इतना तार जुड़ा हुआ था, इसके मतलब इसकी तैयारी पिछले 2-3 महीने से चल रही थी। अगर 2-3 महीने से भी अगर इंटेलिजेंस इसका अगर क्लू नहीं दे पाती है, तो इसको कहीं न कहीं हम कोऑर्डिनेशन में कमी मान सकते हैं इंटेलिजेंस से। और ये तब तक सुरक्षा, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका शहर हो, चाहे मेरा शहर हो या हमारा बॉर्डर हो, जब तक इंटेलिजेंस अब एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेगी, उस पर एक प्रोफेशनलिज्म की लेयर जब तक नहीं चढ़ेगी, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी घटनाएं रुक पाएगी। जी जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत भी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, जैसा कि सवाल एक सामने आ रहा है कि क्या अगर आतंकी थे वो जो I-20 में सवार होकर के आए थे, क्या उन्होंने अपना काम करने में थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखा दी? वो जल्दबाजी में थे, गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसा कि हमने देखा भी है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, वहां पर कई घंटे तक गाड़ी जो है पार्किंग में भी लगी हुई थी। तो क्या इसको यह भी कहा जा सकता है कि जो वो करने आए थे वो करने में कहीं ना कहीं नाकाम भी हो गए? क्योंकि अगर शायद थोड़ी और अच्छी जगह पर यह ब्लास्ट हुआ होता तो और भी ज्यादा लोग जो है वो मारे जाते और भी दुखद खबर सामने आती। पीयूष जी से शायद हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। डीके गुप्ता जी, दोबारा मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि शायद वो जल्दबाजी में थे, उन्होंने किसी भी तरीके से बस ब्लास्ट कर दिया, लेकिन सुरक्षा में चूक तो कहीं ना कहीं हुई ही है ना। अगर उन्होंने ऐसी जगह पर ब्लास्ट किया होता, यह बात बिल्कुल कही जा सकती है कि भीड़ भाड़ वाली वो जगह है, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन अभी तक की जो ताजा अपडेट है, 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ऐसे में क्या सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इस वक्त? हमने कल देखा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, मौके पर पहुंच करके उन्होंने मुआयना किया, वहां पर उन्होंने जांच के भी आदेश दिए हैं, गहन जांच के आदेश दिए हैं गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान पहुंचकर सबसे पहले इसी बात की जानकारी दी थी कि वो बहुत ही भारी मन से जो है वो भूटान पहुंचे हैं। उनका जो है दिमाग बिल्कुल इसी घटना पर ही लगा हुआ था, भले ही वो भूटान में मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया, राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, पूरे देश में इस वक्त सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि कब दोषियों को जो है सजा दी जाएगी। लेकिन आपने कल देखा होगा, हमने आपको ग्राउंड जीरो से ये पूरी खबर दिखाई थी, किस तरीके से एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी, जांच की जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जो है वहां पर मांग की है कि इस पर गहरी जांच होनी चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता भी अस्पताल में जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी, जितने भी घायल वहां पर मौजूद थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। लेकिन देखना जरूर दिलचस्प होगा कि इस घटना के तार जो है वो सीधे तौर पर पुलवामा से जुड़े हुए हैं। अब पुलवामा का क्या कनेक्शन निकल करके सामने आता है? पुलवामा, हम जब भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं हमें याद आता है कैसे हमारे सेना के जवानों पर जो है आक्रमण हुआ था। ऐसे में क्या ये तार जो है वो सीधे तौर पर पुलवामा से अगर जुड़ रहे हैं तो क्या इसमें किसी बड़े आतंकी का नाम भी सामने आ सकता है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या ये सिर्फ एक आम घटना थी? ये एक सवाल जो है वो सभी के मन में है। हमने आपको लोगों से भी सुनवाया था कि किस तरीके से उन लोगों का कहना था कि जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्हें लगा कि कोई गैस सिलेंडर फट गया है, उन्हें लगा कि शायद किसी गाड़ी में सीएनजी पंप में वो जो है आग लग गई है तो वो धमाका हुआ है। लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें साफ हुई, सीधे तौर पर इस बात को लोग समझने लग गए कि जितना छोटा वो मामला समझ रहे थे उतना छोटा ये मामला नहीं है। हालांकि
गृह मंत्री अमित शाह ने जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहा नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जांच जो है वो चल रही है, जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, मामले का खुलासा होगा। राजनाथ सिंह ने भी, रक्षा मंत्री, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देश की जनता को जो भी होगा वो बताया जाएगा, जो भी चीजें सामने आएंगी वो चीजें बताई जाएंगी। हमने आपको आंकड़े भी दिए किस तरीके से जो है। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। मेरा सीधा सवाल होगा आपसे, क्या इस वक्त दिल्ली की सुरक्षा जो है वो खतरे में है? क्या इस वक्त अभी भी लोगों को डरने की जरूरत है? क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 गाड़ियों में आग लग गई, धमाके होते चले गए, लोगों को पुरानी यादें जो है कई बार सामने आ जाती हैं। क्या इस वक्त लोगों को डरने की जरूरत है? डीके गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है ये। जी 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 देखिए, आतंकवादी घटना अगर देश के अंदर होती है तो उसको हम किसी सीमा से नहीं आबद्ध कर सकते। वो देश पर हमला होता है, देश पर आतंकवादी हमला होता है, और उसके लिए वो कहीं न कहीं उनके तार सीमा पार जुड़े होते हैं। क्योंकि सीमा के अंदर अगर कोई भी घटना अगर होती है तो उसके तार जो है हमारे एडवर्सरीज से जुड़े रहते हैं, जो विदेशी हमारे दुश्मन होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। क्योंकि देश के लोगों को वो गुमराह भी करते हैं, ब्रेन वॉश भी करते हैं जी। तो एक घटना जो है, तो हम नहीं कह सकते दिल्ली सेफ है कि नहीं, हमारा देश सेफ नहीं है अगर हम आतंकवादी घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। तो मैं ये समझता अब इस चीज को इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रोफेशनली स्टडी करना है, और कर भी रहे होंगे कि जिस तरह से बलूचिस्तान आर्मी जो है BLA, और जिस तरह से TTP पाकिस्तान में पिछले, मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर हजारों लोग को मारे हैं, आतंकवादी घटनाएं उनकी जिस तरह से हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार उस पर भारत अपेक्ष करता है कि भारत ने उनके फंडिंग कर रहा है या जो भी है। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी को ऑफ द रिकॉर्ड ये मान के चलना होगा कि ये उसकी प्रतिक्रिया हमारे देश में किसी न किसी थ्रू करवाएंगे। अभी उनका एक जो है सबसेट बांग्लादेश में भी बन रहा है, इन्हीं के लगभग अनुकूल पार्टी वहां पे बन रही, वहीं माहौल बना हुआ है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी को आपको 2, 3 नहीं 4, 5 4 टाइम सतर्क होना पड़ेगा कि कहीं उनके तार बांग्लादेश से, नेपाल से ऐसे जुड़ के हमारे देश में घटनाएं न करा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी सीमा है। तो इसमें इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता होना पड़ेगा, और इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर आज के डेट में जो हुकूमत है वो एक आर्मी ऑफिसर की है। आर्मी ऑफिसर, चाहे वो परवेज मुशर्रफ रहे हो, चाहे वो जियाउल हक रहे हो, चाहे वो आपके मुनीर रहे हो, ये जब भी होते हैं तो वहाँ एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच भारत के खिलाफ होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जिंदगी भर नौकरी कर रहे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल तक पोस्ट तक, तब तक वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जनरल बनते हैं वो सपने देखते हैं पाकिस्तान को कब्जा करके अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो पब्लिक को वो किसी भी तरह से इम्प्रेस करने के लिए वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत के खिलाफ कोई न कोई ऐसी घटनाएं करेंगे जो उनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाए। ये परवेज मुशर्रफ ने कारगिल के दौरान किया, मुनीर ने ही करके जो पहलगाम वाला करके अपने फील्ड मार्शल बना। लेकिन अगर वहां पे अगर सिविलियन लीडरशिप देखें, चाहे शहबाज रहे हो, चाहे उसके पहले इमरान जी थे, या उसके पहले नवाज शरीफ थे, तो जो वो उनकी जो सत्ता वहां पे होती है तो कूल का माहौल कुछ न कुछ कूल होता है, क्योंकि वो उनका सोचने का तरीका सिविलियन का होता है। लेकिन फौज जब वहां पे टेकअप कर लेती है तो इसमें मुनीर के कब्जे में है, और BLA और TTP जो है पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। बिल्कुल। पीयूष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मोदी सरकार 26/11 का उदाहरण देती है, बार बार इस बात को कहा जाता है कि जब 26/11 का हमला हुआ था तो कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, कांग्रेस सरकार ने उस मामले को दबाने का कहीं ना कहीं काम किया। लेकिन अब जब 10/11 का हमला हुआ है, मोदी सरकार क्या कुछ बड़ी तैयारी में होगी इस वक्त? ये तो वो मोदी सरकार लेकिन जो शुरुआती जिस तरह की शुरुआती जो डेवलपमेंट रहे हैं उससे लगता नहीं कि सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट पे है। क्योंकि आप देखिए ये इंटेलिजेंस का फेलियर साफ दिखाई दे रहा है। आपने पहलगाम में भी देखा हमने, और क्या नाम, या अभी पठानकोट में भी, और अभी जो है कि यहाँ लाल किले में भी जो है यही हुआ कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सरकार को पता कैसे नहीं चला? क्योंकि अगर फरीदाबाद में RDX मिलता है आपका सुबह और शाम को रात में घटना घट जाती है, और तीन घंटे वो शख्स जो है लाल किला का जो पार्किंग है वहां वो गाड़ी खड़ी होती है जी,
उसके बाद भी अगर ये सरकार को पता नहीं चलता, ब्लास्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं ढिलाई है। उनकी इंटेलिजेंस जो लोग हैं जो सर्विस, उसमें जो कहीं ना कहीं जो है कि बहुत ढिलाई है। और अभी तक सरकार ने कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है कि ये घटना आतंकवादी है या क्या इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अभी तक जो सबूत आए हैं उससे ये प्रूव नहीं होता कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है। तो आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, जितनी जल्दी हो सके सरकार को करना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है, इससे कंफ्यूजन और पैदा हो रहा है लोग में। और दूसरी बात, जो अखबारों में छपा है उसमें आप देखिए, एक अखबार में तो ये छपा है कि जो शिकार हुए हैं इस हादसे के, उसमें जो हिंदू लोग मारे गए उनके नाम लिखे गए हैं, लेकिन जो मुसलमान मारे गए उनका किसी का नाम नहीं है, सिर्फ उम्र दे दी गई है। तो इस तरह की तमाम चीजें आ रही हैं जो तमाम सवाल उठा रहे हैं, और सरकार की, केंद्र सरकार की कमजोरी तो साफ दिखाई दे रही है। जो सरकार अपने को यूपीए सरकार की तुलना में ये साबित करना चाहती है कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से आतंकवाद से निपट रही है, वो हमेशा असफल रही है। आप पठानकोट में क्या हुआ आप देखिए साफ साफ, वो मार के निकल गए इतने लोगों को, 27-28 लोगों को, उनका पता तक नहीं चला गया। और यही पुलवामा में के आरडीएक्स का हुआ, नहीं पता चला, यहां का भी यही हाल है। तो ये लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं कोताही है, कमजोरी है, और वो उस तरीके से वो उन चीजों को डील नहीं कर पा रही है। और इसके अलावा देखिए अभी क्या हुआ था, एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले, जिस तरह से हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है, वहां पे जीपीएस सिस्टम पे जिस तरह से वो रोका गया, पूरा गया, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और सरकार जो है उसको त्वरित गति से इस पे काम करना होगा, वरना देखिए हमारे दुश्मन तो घात लगाए बैठे हुए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को और मुस्तैदी से जो है काम करना होगा, और अपनी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनको और मजबूत, और मतलब उनको मैं तो कहूंगा कि सवाल उठाने चाहिए इन इंटेलिजेंस सर्विसेज को, और जो उसके इंचार्ज हैं उनको तत्काल जो है बर्खास्त भी करना चाहिए, क्योंकि लगातार फेलियर हो रहे हैं। आप ये पता ही नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है। हमारे मतलब साथ हमारे ये आसान नहीं। ऋषभ राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आप ग्राउंड जीरो पे कल मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से देखा है, वहां का मंजर देखा है, आपने खुद से देखा है किस तरीके से लोगों के आंखों में घबराहट साफ तौर पर दिखाई दी है। आप जरा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए कि आपने वहां पर क्या कुछ देखा। जी शेर साहब ने जो बोला एकदम सही बोला। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। इसके पीछे कई क्रोनोलॉजियां होती है और कई क्रोनोलॉजियां सामने आ चुकी हैं अभी तक। देखो, जो ये स्थिति थी, वो समय था उसका शाम 6 बज रहा था, मतलब 6:52 हो रहा था। कहे तो लगभग 7 बजने के कगार पे था और 7 बजने ही वाला था, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। कोई वहां पे रिपोर्ट कर रहे थे, कई मीडिया कर्मी वहां पे अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। कई सारे लोग जो ऐसे थे जो वहां पर अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए खरीदार करने के लिए आए थे। लेकिन तभी एक धीमे कर की कार जो आती है, जिसका नाम था हुंडई i20 जो कार आती है, और वहां पे धीमे गति से रुकती है और वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो ये लगता है कि भैया ये सिलेंडर ब्लास्ट है। जब हमें याद होगा, हम और आप जब कहते रिपोर्ट बनाने के लिए, तो लोगों ने पहले यही बोला था कि भैया ये सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन सब आगे पता चला कि भैया इसमें कुछ गैसेस का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें नाइट्रोजन का भी आया था, अमोनिया का भी सामने आया था सत्य। हालांकि अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है, बैठ के चल रही है। अभी सुबह बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह की, जिसमें कई ऑफिसर थे, एनआईए के टीम के साथ हुई थी, आईबी चीफ भी थे हमारे, अजीत डोभाल जी, एनएसए भी शायद हुए थे। इसके बाद 3 बजे करीब एक और बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पीयूष जी, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जो है हर मंच से किया जाता है, लेकिन अब जब इस बात को हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा धीमा कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसका असर थोड़ा कम साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब यह आतंकी हमला, यह किस बात को दर्शाता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में थोड़ी जल्दबाजी हुई? और देखिए, सीज फायर तो हमने कर दिया था बहुत पहले। उसके बाद हम कितना, अगर ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू था तो हम उसके लिए क्या मुस्तैदी बरत रहे थे, ये भी क्लियर नहीं है। और क्या वो रुक गया था, नहीं रुक गया था, इस तरह के अभी हाल में जो है, मेरे ख्याल से 5 तारीख की बात है, बिहार चुनाव के वहां हमारे रक्षा मंत्री
महोदय ने भी ये बात कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, वो जारी है। तो इसके मतलब कि आप को थोड़ा विजिलेंट तो होना ही चाहिए था। तो फिर ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के फीलर्स आ रहे थे, उनके सेना के लोग और उनके विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्री इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम जो है कि फिर से हमला कर सकते हैं। और तो ये सब होते हुए और मुस्तैदी से हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था और अपनी इंटेलिजेंस को इतना वो करना चाहिए था कि वो बिल्कुल सूचनाओं को इस तरह से छान के रखें कि कहीं भी इस तरह की घटनाएं ना हो सके। या तो फिर ये आतंकवादी घटना नहीं है, या फिर ये कहीं लोकल लेवल पे या देश के अंदर से ही कुछ हुआ है। तो ये सरकार को क्लियर करना पड़ेगा कि क्या ये पीयूष जी, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप दोनों ही मेहमान का हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बता दें, इस पूरे मामले पर जितनी भी अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट आर्यन टीवी आपको देता रहेगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें